हाय, गुड डे फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। गलत लोग और बुरा समय आपसे दूर, बहुत दूर। कुछ लोग ना ज़िंदगी में खुद ही कलेश करते हैं। मतलब कोई दूसरा नहीं आता है तो दूसरे की बातों में आ करके वो अपनी लाइफ में बर्बादी ले आते हैं और साथ में अपना तो फ्यूचर बर्बाद ही करते हैं, अपने साथ साथ अपने बच्चे, अपनी बीवी का भी ज़िंदगी वो बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही लोगों में है मेरे पति रविशंकर। अब इनके बारे में जो बोलूँ ना उतना ही कम है, बोलना ही नहीं चाहती हूँ, बट मजबूरी पड़ रही है इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है। ये फौज में है और अच्छी खासी पोस्ट पे है, तो मतलब पेमेंट भी अच्छी खासी ही होगी। गवर्नमेंट जॉब है तो ठीक ही ठाक होगी, इतनी तो होगी ही। अपने एक बच्चे का फ्यूचर ये बना लिया, तो और तो होने ही नहीं दिए, मार डाले इन लोगों ने, मेरे पति ने और उनके घर वालों ने। मेरे और बच्चे होने ही नहीं दिए। दिसंबर से मेरे पति भाग गए, ठीक है। तो दिसंबर में ही आए छुट्टी, ये नहीं घर नहीं आए, मतलब आए थे, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, भाग गए। फरवरी में फिर आए, फरवरी से मार्च तक ये 34 दिन की छुट्टी इन्होंने काटी है और ये घर 2 से 3 बार आए हैं। और जब जब ये आए तो अच्छा खासा इन्होंने सोसाइटी में तमाशा किया है, मतलब मारपीट, गाली गलौज, चोरी, थाना पुलिस, इतना हो गया इनके रहने में। और अभी अप्रैल में मैं यूनिट गई ही थी। चार से 11 तक मैं वहीं थी और ये 16-17 में आए होंगे, मेरे को कंफर्म डेट नहीं पता, क्योंकि रविशंकर ने मुझे बताया नहीं कि मैं छुट्टी आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता हूँ। यहाँ तक कि छुट्टी पे आया है बंदा तो इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता। अभी ये इन्होंने छुट्टी ज्वाइन भी कर ली अप्रैल में। छुट्टी के बाद रविशंकर ने छुट्टी ज्वाइन से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ड्यूटी ज्वाइन करते ही मेरे पति को याद आया, एकदम अचानक से ख्याल आया, मेरे बीवी भी है, मेरा बच्चा भी है, मुझे तो उसके साथ रहना है। तो शायद संडे को संडे 28 अप्रैल, मेरे हिसाब से शायद 28 अप्रैल को इन्होंने जो है ड्यूटी ज्वाइन की है वापस अपनी। और मेरे पास 3 अप्रैल है, या सॉरी 3 मई है आज। तो मेरे पास जो है उसके 2 दिन 3 दिन बाद से ही कॉल आने लगा। कॉल रविशंकर नहीं कर रहे थे, रविशंकर मेरे हस्बैंड ने मुझे तो फ़ोन से, व्हाट्सअप से, हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, कोई कांटेक्ट नहीं है हमारा। पर ये दूसरे के पास कॉल करके कहते हैं कि मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ और अभी मैं छुट्टी काट के वापस आया हूँ तो मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, आप सीनियर के पास कॉल करा दो, बोल दो सानू से कि सीनियर के पास कॉल कर दे तो मेरे को छुट्टी मिल जाएगी, मैं अपनी बीवी और बच्चों के पास रहना चाहता हूँ। मतलब इतना झूठ, इतना नाटक कैसे कोई इंसान कर सकता है? भगवान ने शकल ठीक ठाक दी है, भोली सूरत दी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इतने बड़े बड़े कांड करके तुम जो है छिपाते रहोगे या छिप जाओगे। अगर मैं नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं बोलूँगी ही नहीं कभी। फिर इन्होंने ये मेरे पास उस इंसान का, मैं नाम नहीं लूँगी, उनका मेरे पास बार बार कॉल आ रहा था कि रवि बात करना चाहते हैं, पर रवि डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे मेरे पास, वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करेंगे। मतलब मैं रहूँगी, एक दूसरे भैया रहेंगे जिनके पास रवि कॉल कर करके बार बार बोल रहे हैं, और रवि रहेंगे, हम 3 जन रहेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल पे।
तो वो भैया ने मेरे पास ये बोला है कि शानू रवि रहना चाहते हैं, और रवि का कहने का मतलब है कि आप सीनियर के पास कॉल करके बोल दो कि रविशंकर को छुट्टी दे दी जाए। चेहरे पे लिखा है बेवकूफ़ मेरे, जो मैं इतने दिन से तुम्हारी बात तुम्हारी झूठ पे आती थी, विश्वास कर लेती थी, और फिर मैं वही चीज़ करूँगी। मैं तुम्हें छुट्टी इसलिए दिलाऊँ ताकि तुम जा करके भाभी के पास रहो जा करके। अगर तुम्हें रहना ही था तो मैं अप्रैल में ही यूनिट होके आई थी। मैं तुम्हें साथ इसलिए नहीं लेके आई थी कि तुमको कोई घर का रास्ता नहीं बताना है भाई। तुम्हें खुद पता है कि लखनऊ में तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा कहाँ रहता है, तुम्हारा घर कहाँ है, पर तुम्हें दौड़ के तो दूसरी तरफ जाना है मना करने के बावजूद। और तुम चाहते हो कि मैं ना वीडियो बनाऊँ, ना मैं समाज में किसी के सामने बोलूँ, ना मैं कुछ करूँ। तो क्यों ना करूँ? उधर तुम्हारा भाई मेरे जेठ हरिशंकर, सुनीता देवी के पति, वो भी जो है जिन्होंने मेरी शादी कराई थी, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो उनके पास जा के बोल रहे हैं मैटर क्लोज़ करा दो, मैटर बंद करा दो, और बात बढ़े नहीं आगे। बात बढ़ेगी। जब आग लगाई है ना तुम लोगों ने मेरी गृहस्थी में, तो फिर झेलने के लिए तो तैयार रहो। अब उसमें क्या है कि मेरी बेइज्जती हो रही, तेरी बेइज्जती हो रही। भाई अगर तेरी बेइज्जती हो रही ना तो रविशंकर को रोक तू वहाँ जाने से। क्यों नहीं रोकते? जब नोटे लेते हो, जिनके पैसे लेते हो, तब नहीं तुम बोलते कि नहीं मेरी बेइज्जती हो रही। और जब मैं अपने हक के लिए बोलना शुरू करती हूँ तो तुम लोगों की इज्जत जाने लगती है। तो जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम लोगों ने खुद अपनी इज्जत नीलाम की है तो मेरे ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों का। इस बारे में मैं बोलना ही नहीं चाह रही, पर मेरे को मजबूर किया गया बोलने के लिए। अभी अप्रैल में मेरे पति छुट्टी काट के गए हैं। ये पूरी छुट्टी भाभी, चंदा, सुनीता, भांजी, बहनें ऐसे थे। ठीक है, लखनऊ में भी आते थे, बंथरा SBI तक के पास ये आए हैं, पर वहीं पे 15 मिनट की दूरी पे घर था। ये घर में अपनी बीवी बच्चों के पास नहीं आया। यहाँ तक कि 24 अप्रैल को बच्चे का बर्थडे था, उस पर भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनका होना ना होना मेरी लाइफ में कोई मैटर नहीं करता। दिसंबर में भागे घर से, दिसंबर में इनके अकाउंट में जितना पैसा था सारा इन्होंने नगद निकाल के दे दिया। क्या किया, किसको दिया, अब वो तो रविशंकर ही बताएंगे। ठीक है, 80,000 नगद निकाल के दिए, जबकि ना मुझे दिसंबर से इसने पैसे दिए, ना घर की किस्त जो कटती है रवि की पेमेंट पे, वो भी नहीं दी। फिर जनवरी में रविशंकर ने मुझे सीनियर के बोलने पे 20,000 दिया था। फिर फरवरी में फिर सीनियर के पास मैंने कई बार कॉल किया, तब मेरे को 15,000 दिया गया बच्ची की पढ़ाई और मेरे खर्च के लिए। और फरवरी में जो 15,000 रविशंकर ने दिया था, उसमें से 29 फरवरी को रविशंकर घर आए थे, तो वो मेरा ATM और सारा कुछ चोरी करके लेके गए थे। मेरा पर्स जो छोटा सा था उसमें सब कुछ था, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM, पैसे जो भी था सारा रविशंकर लेके चले गए थे। तो इस हिसाब से मेरे को फरवरी में 10,000 रुपये मिला। और उसके बाद फरवरी, मार्च में रविशंकर ने मुझे पैसे नहीं दिए। अप्रैल में सीनियर के सामने बैठ के फेस टू फेस तब रविशंकर ने 15,000 रुपये दिए सीनियर के बार बार बोलने पर। और इस टाइम पे मई चल रही है। मुझसे ये बोला जा रहा कि भाई अगर तुम छुट्टी के लिए सीनियर से नहीं बोलोगी कि रविशंकर को छुट्टी दी जाए तो मैं खर्चा नहीं दूंगा। और बहाना ये बताया जा रहा है कि मेरे को किस्त कटवानी है। दिसंबर से लेके मार्च तक तुमने घर की किस्त EMI, लोन की EMI तुमने नहीं पे की। हर महीने का 50,000 के लगभग तुम्हारे अकाउंट में आता है। कहाँ गया वो पैसा? किसको दिया तुमने? और अभी भी तुमने अप्रैल में जब मैंने बच्चे के एडमिशन के लिए तुमसे मांगा तब तुम्हारे पास पैसे नहीं निकले। मार्च में मैंने मैसेज किया था कि बच्चे का एडमिशन कराना है, और अप्रैल में मैंने बच्चे का एडमिशन कराया और मुझे मार्च में 1 रुपया नहीं दिया गया रविशंकर की तरफ से।
मैं बार बार यूनिट कॉल करती रही, हाँ, कोई फ़र्क नहीं हुआ। और उसके बाद अप्रैल में मुझे 15,000 रुपये दिलाया गया, जबकि मेरे बच्चे का एडमिशन ही समथिंग उसका फीस ही सिर्फ 12,700 रुपये हुई। और मुझसे ये अपेक्षा करना सबका कि मैं नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं बोलूँगी भाई? मेरे को प्रॉब्लम हो रही, मैं बोलूँगी। और मुझे जहाँ तक बोलना पड़ा मैं वहाँ तक बोलूँगी। तो मई चल रहा है। मई में रविशंकर को, अभी सीनियर ने मेरे को ये बोला था कि 15,000 हर महीने प्लस लोन की EMI रविशंकर भरेंगे। ये चीज़ मेरे को यूनिट में मैं जब गई थी तब मेरे को बोला गया था। मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया, पर यह था कि किसी सीनियर ने बोला है तो उसकी बात का मैंने विश्वास किया। रविशंकर मुझे 10,000 रुपये दे रहे हैं मई में। भाई बात जो है, मैंने जब बच्चे का एडमिशन कराया तो उसमें कम से कम 22-22,500 रुपये लगाए। तो वो जो है और जो खर्चा हो रहा है मेरे पापा दे रहे हैं, तो कम से कम महीने का जो 15,000 रुपये बोला गया है वो तो तुमको देना ही पड़ेगा ना, जब तक मेरा मेंटेनेंस नहीं हो रहा। और फिर तुम बोलते हो रविशंकर मेंटेनेंस करा रही। क्यों ना बोलूँ मेंटेनेंस के लिए? सारा पैसा तो भाभी को दे रहा है जा करके, तब नहीं पूछता है कि नहीं क्या है क्या नहीं है। इन्होंने मेरे को मैसेज क्या भेजा, भाई भी 10,000 भेजा हूँ, ठीक है, अभी काम चलाओ, उसके बाद जब किस कर जाएगी उसके बाद मैं डालूंगा फिर आपको। भाई 10,000 रुपये भेजा है, काम चलाओ। दिसंबर से लेके मार्च तक तुमने किस्त नहीं भरी, वो पैसा कहाँ गया? किसके पास गया? बच्चे के एडमिशन के लिए भी फीस तुमने नहीं दी, वो पैसा कहाँ गया? किसके पास गया? किसको दिया तुमने? कौन इतना इम्पोर्टेंट हो गया तुम्हारी लाइफ में कि जो है तुम घर की लोन की EMI नहीं कर रहे हो कि घर बेच दिया जाए, घर बेच के पैसा उस बंदे को दे दिया जाए, या फिर घर उसके नाम पे कर दो, तो तुम उनको घर दे दो, अपनी भाभी को दे दो, अपनी भांजियों को दे दो। जब तुम्हें यही करना था ना तो तुमको मेरे से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुमने फ्री में शादी नहीं की है मुझसे, प्रॉपर दहेज लेकर के शादी की है। और एक बार ही पैसे नहीं लिए, कई बार पैसे लिए हैं मेरे घर से। अभी ये जब घर बन रहा था ना तभी भी 2.5 लाख रुपए दिया है मेरे फादर ने, और बच्चे के एडमिशन के टाइम पे भी मेरे पापा ने काफ़ी पैसा दिया है मुझे, क्योंकि रविशंकर नहीं दे रहा है। रविशंकर फौज में नौकरी करने के बावजूद उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे की फीस के लिए पैसा दे सके, क्योंकि उन्हें भांजी की शादी के लिए पैसा जोड़ना है, भाभी को पैसा देना है, भाभी का खर्च यही उठाते हैं। भाई जिंदा है, मरे नहीं है, फिर भी खर्चा इन्हीं को उठाना है, ठीक है। बहन के पति भी जिंदा ही हैं, मरे नहीं हैं, पर खर्चा यही उठाते हैं। बट अपने बच्चे के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और उस पर तुम मेरे से उम्मीद रखते हो कि नहीं जो है सानू को जो चुप रहना चाहिए, घर की बातें बाहर नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा सुन, ऐसा मैं फ्री नहीं बैठा हूँ, ठीक है, जब लगातार तुम दिन भर और काल किए जा रहे हो। 10,000 भेज रहा हूँ, अभी काम चलाओ, उसके बाद जब किस्त कर जाएगी उसके बाद देंगे। भाई भी 10,000 भेजा हूँ। दिन भर रात भर कॉल करती रहती हूँ, मेरे को भी शौक नहीं चढ़ रखा फ़ोन करने का। तुम किसी और बंदे के पास कॉल कर करके क्यों बोलते हो कि सानू के पास कॉल करो, सानू से बोलो छुट्टी के लिए बोले। जब तुम यहीं आ करके लौट करके तुम वापस चले गए, तुम भाभी के पास थे पूरी छुट्टी, एक बार 34 दिन काटी, एक बार 17 दिन काटी, उसके बाद फिर तुमने अप्रैल में छुट्टी काटी, तब तुम्हें घर की याद नहीं आई। और आज जब तुमने फिर से रिज्वाइन कर लिया है अपनी ड्यूटी, तब तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं मेरे को बीवी बच्चों के साथ रहना चाहिए। तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें छुट्टी दिला दूँ ताकि तुम फिर भाग के पर्वत खेड़ा में अपनी भाभी के पास, अपनी और लोगों के पास रहो जा करके। तो जब ये कॉल वाला रहा करे ना, तो तुम जो है चंदा का नंबर दे दिया करो, या फिर सुनीता का नंबर दे दो, या तो समा का नंबर दे दो, नहीं तो अपनी सिस्टर का नंबर दे दो, वो यूनिट में कॉल कर देंगी। मैं क्यों करूँ भाई कॉल? मुझे क्या मतलब है? जिसके साथ तो रह रहा है, जिसके काम तो कर रहा है दौड़ दौड़ के, तुम उसको करो। और रही पैसे नहीं है, 10,000 रुपये दिया है, हाँ, तो अभी अप्रैल में आए थे, मुश्किल से शायद 13-14 दिन के लिए रहे होंगे, 15 दिन के रहे होंगे, मेरे को कंफर्म नहीं पता है, क्योंकि मेरे को
नहीं किसी ने बताया, बट उस बीच में रविशंकर ने नगद पैसे निकाल निकाल के खूब अय्याशियाँ की है, खूब खर्चा किया। एक अकेले बंदे के लिए इतना पैसा खर्चा करना मतलब, और इस पेमेंट के बीच में भी रवि के पास काफ़ी पैसा आया था। वो पैसा भी नहीं पता। दिसंबर से रवि पैसे का इधर उधर सारा नगद ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, नगद निकाल के। ये हर 2 महीने में छुट्टी आते हैं, जैसे दिसंबर में आए थे, दिसंबर में इन्होंने दे दिया था। उसके पहले अगस्त में ये आए थे, तो अगस्त में इन्होंने निकाल के नगद दे दिया था। फिर जो है दिसंबर में इन्होंने नगद निकाल के 80,000 रुपये क्या किए नहीं पता। मैं पूछ रही हूँ तो लड़ाई कर रहे हैं, घर से भाग जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। मतलब जितना बंदा टॉर्चर कर सकता है उतना ये कर रहा है। फिर जनवरी में यूनिट में थे, फरवरी में फिर ये जितना कमा के लेके आए हैं फिर इन्होंने नगद निकाल के दे दिया है। मार्च में ये गए हैं, अप्रैल में ये यूनिट में थे, मई में ये फिर छुट्टी चले आए हैं, फिर इन्होंने नगद निकाल के पैसे दे दिए। अप्रैल में ये फिर छुट्टी आए हैं, मार्च में ये गए हैं, अप्रैल में फिर ये छुट्टी आए हैं और इन्होंने नगद पैसे निकाल के दे दिए। अभी मई है, ये मेरे को 10,000 रुपये दे रहे हैं हाँ खर्चे के लिए, और उस पर ये चाहते हैं ना कि मैं चुप रहूँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँ। और उसके बाद ये फिर छुट्टी आए, नगद निकाल के अपनी बहन को, अपनी भांजी को और अपनी भाभी को, अपनी चंदा को, सभा को, इनको दे दें। पर मैं नहीं कुछ बोल सकती, और मैं रिश्ता बनाना भी नहीं चाहती। तो किस बेस पे मैं रिश्ता बनाऊँ बताओ तुम? मैंने शादी की है, जब मुझे अकेले ही रहना है तो मैं डाइवोर्सी होकर के नहीं अकेले रहूँगी। मैं चुप रहूँ, तुम कहीं और रहो। जब मेरे को जो है, जब तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठा ही नहीं रहे हो तो मतलब क्या बनता है मेरे चुप रहने का? और क्यों चुप रहूँ मैं? अभी तो मैं यहाँ ही हूँ, बोल रही हूँ। अभी मैं जब पर्वत खेड़ा जा करके बोलूँगी फिर क्या होगा? मैं मलके गांव जा करके समा के घर पे बोलूँगी तब क्या होगा? मैं रमईपुर जा करके चंदा के घर पे बोलूँगी तब क्या होगा? या फिर तुम्हारी बहनों के यहाँ जा करके बोलूँगी तब क्या होगा? जब मेरी लाइफ खराब ही हो रही है तो चुप रहने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हद पार कर दी है। और जब तुमने अपनी हद पार कर दी है तो मुझे हद में रहने की तो शिक्षा दो ही ना, क्योंकि बात जब मेरे तक थी तो मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। अब बात मेरे बच्चे की है तो बर्दाश्त करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर मुझे परेशान करोगे तो बाकी सब भी आए सामने ना, वो भी जल्दी आएंगे।